नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। ध्यान रखना 100 प्रश्न दिया रहेगा। प्रश्नों में बदलाव हुआ है पैटर्न में, तो 100 प्रश्न दिया रहेगा। 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग क्लियर हैं? परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है, ठीक है। 2 अप्रैल को नोटिस आया है, हमने अपलोड भी कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान रखना, साफ शब्दों में कहा गया है 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। आपको 75 प्रश्न हल करना है। क्लियर है? तो अब कितने प्रश्न सही होना चाहिए उसमें हमने बताया है। तो ध्यान रखना 80/75 कर दीजिए, बराबर 1.066 आ जाएगा, ठीक है। 066 आ जाएगा एक प्रश्न। और आपको कितना अंक प्राप्त करना है? 80 अंक का है तो 32 अंक, क्योंकि 40% चाहिए। तो 80 का 40% कितना होता है? एक जीरो से यहाँ 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप लोग 32 में 1.066 से भाग दे दीजिए, 30 आ जाएगा, अर्थात आपके 30 प्रश्न सही होना चाहिए। क्लियर है? 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न आपका, कोई भी 75 प्रश्न हल करना है। 75 में आपको 30 प्रश्न सही होना चाहिए किसी भी पेपर में, चाहे 401 हो, 402 हो, 403 हो। क्लियर है दोस्तों? हम लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और लाभ हो सके। ध्यान रखना, यहाँ पेपर टफ है, तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। नहीं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बच्चों के अंक भी कम आते हैं और बैक भी लग जाती है, ठीक है। तो यह पेपर सबसे टफ माना जाता है आपके बीएड एग्जाम में अभी तक का, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर, सभी में सबसे टफ पेपर BD 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का माना जाता है, ठीक है। तो प्रश्नों, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, प्रैक्टिस सेट पहला है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 401 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, एक शब्द बार बार कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे हैं बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर का BD 202 सेम पेपर है, ठीक है। 202 यही सेम पेपर, तो उनके लिए भी जो आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर 202 सेकंड पेपर भी यही है, सेम है, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर। सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नामित स्तर। दोनों याद होना चाहिए, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। क्लियर? अगला प्रश्न है, किस मापनी में सत्य शून्य विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर, बी अनुपात स्तर, सी क्रमित स्तर, डी अंतराल स्तर। सही जवाब हो जाएगा बी अनुपात स्तर में सत्य शून्य विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन। आप लोग ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम होने जा रहा है, अभी परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो आपके 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। आपको 75 प्रश्न हल करना है। 75 में आपके कम से कम 30 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और 32 अंक प्राप्त करना है, अगर 80 अंक है, 40 अंक है तो 16 अंक प्राप्त करना है, लेकिन सभी में
30 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है। ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, सी सहकर्मी निष्पादन का आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सहकर्मी आकलन है, सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। तो ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बताने की प्रक्रिया, बी क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, बी क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है जो मापन का सबसे निचला स्तर है ये नामित मापनी है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, बी नामित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। और सबसे उच्च कौन सा है, अनुपात। दोनों पता होना चाहिए। आप लोग प्रश्नों के जवाब देते चले, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे। अब आपको प्रश्न याद होता जाएगा और प्रश्नों को बार बार आप देखिए, कॉलेज के ग्रुप में अपने शेयर कीजिए। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, जब महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी, उन्हें भी शेयर कीजिए। आगरा यूनिवर्सिटी जो बीएड सेकंड ईयर में देंगे 202, उनके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन लगा के प्रश्नों को हमेशा सुनते रहिए। ध्यान रखने, 80 में बच्चों के 78 अंक प्राप्त हुए हैं, 74 अंक प्राप्त हुए हैं, 72 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 76 अंक प्राप्त हुए हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बाकी इसमें सबसे कम अंक आते हैं बच्चों को, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, जम के मेहनत कीजिए। ठीक है, बाकी परीक्षा पैटर्न बदलाव हुआ, आप देखे ही हैं, 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है, 30 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ए गुड, बी रेमस एंड गेज, सी क्लिविन एवं हन्ना, डी जेपी गिलफर्ड। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, गुड्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, जेपी गिलफर्ड। जो कथन है, ध्यान रखना, अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते, जो कथन आया हुआ है उसी को याद कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक समय वार्षिक एग्जाम था, तो सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो इन सारे प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करके जाइए। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है। ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है। ए निर्णयों को मूल प्रदान करना, बी वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, सी पदार्थों को संख्या प्रदान करना, डी वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 11 का, डी वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का, सी मूल्यांकन कैसे होता है, तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ए शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना, बी शिक्षार्थी की उपलब्धि मापना, सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, डी या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है। ए संरचनात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी संकलनात्मक मूल्यांकन।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, आपको प्रश्न याद होते जाएंगे। ठीक है, बाकी आप डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, तो इसलिए आप प्रश्नों का जवाब जरूर देते चलें। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना, आपके जो एग्जाम होने जा रहा है फोर्थ सेमेस्टर का, 100 प्रश्न, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, सम सेमेस्टर 100 प्रश्न रहेगा। 75 प्रश्न आपको हल करना है, 100 में से कोई भी 75 प्रश्न, और 30 प्रश्न आपके पास होने के लिए कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, एक क्रमित मापनी का बी, समांतराल मापनी का सी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, सी, ए बी दोनों, क्रमित मापनी और समांतराल मापनी दोनों। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, मापन। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए प्रगति पर गौर करना एवं चरात्मक अनुदेशन की योजना, बी विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सी अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी ग्रेड प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, टेस्ट। ध्यान रखना, टेस्ट वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण के प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है। तो ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, बी मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, सी परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, डी आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। सही अनुक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, पहले परीक्षण, उसके बाद मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, ये क्रम है, और बेहद लेवल भी लगभग थोड़ा डिफरेंस है, बाकी इसी लेवल का है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है। ए संख्यात्मक मूल, बी गुणात्मक मूल, सी मूल निर्णय, डी इनमें से कोई नहीं। तो मापन मूल रूप से है, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, संख्यात्मक मूल्य। मापन ध्यान रखना मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है, जैसे मान लीजिए आप 100 में 50 अंक प्राप्त किए, तो क्या है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपयुक्त सभी। किसी पेपर में छात्र का अंक प्राप्त करना क्या है, या छात्र का अंक क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी मापन। लेकिन मान लीजिए स्थान प्राप्त किया, मान लीजिए श्याम ने गणित में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये क्या है? मूल्यांकन। लेकिन श्याम ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, तो ये क्या है? मापन। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, अंतर नहीं होना चाहिए। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना क्या है? मूल्यांकन। दोनों डिफरेंस है और दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग, बी लिकट स्केल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षा करना, डी निर्णय करना। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, परीक्षण या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना आप लोग, डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। ठीक है, लघु प्रकार के प्रश्नों से, प्रतिबंधित प्रक्रिया प्रश्नों से, विस्तृत प्रक्रिया प्रश्नों से, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का डी। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है, तो ए परीक्षण का आकलन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? ये योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, रचनात्मक मूल्यांकन।
अगला प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना, सी गुणवत्ता। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, 4th सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ ही साथ जो 2nd सेमेस्टर के बच्चे एग्जाम दे रहे हो आपके कॉलेज में, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। उनका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बी एक विषय में छात्रों के परीक्षण करने के लिए, सी एक छात्र को अंक प्रदान करने के लिए, डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। मापन मूल्यांकन की एक तकनीक है और परीक्षण मापन का उपकरण है, ठीक है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। व्यापकता में अगर आप देखोगे तो सबसे व्यापक कौन है वो देख लिए, सबसे कम व्यापक सबसे पहले परीक्षण है, परीक्षण से ज़्यादा व्यापक आकलन है, आकलन से ज़्यादा व्यापक मापन है, मापन से ज़्यादा व्यापक मूल्यांकन है। अर्थात सबसे व्यापक कौन सा हो गया? तो मूल्यांकन हो गया। क्रम में अगर देखोगे पहले परीक्षण आता है, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। गूगल में अगर देखोगे तो मापन का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि मापन में व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को ही मापन कर सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है या सर्वांगीण होता है। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए अंतिम स्थिति की जांच करना, बी अगली कक्षा में प्रोन्नत, सी छात्रों का चयन, डी छात्रों की प्रकृति की निगरानी। सही जवाब हो जाएगा डी छात्रों की प्रकृति का निगरानी। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ए नैदानिक दत्त कार्य, बी मौखिक प्रश्नोत्तरी, सी शिक्षक अवलोकन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना आप लोग, डी परीक्षण। अगला प्रश्न है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षण द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है? तो ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो ए कितना अच्छा, बी कितना सही, सी कितना अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी कितना अधिक। अगला प्रश्न है शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? तो ए कितना अधिक, बी कितना अच्छा, सी कितना सही, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों को उत्तर देते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी कितना अच्छा। ध्यान रखना, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों को उत्तर देता है? तो कितना अच्छा। और शिक्षा में मापन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? तो ध्यान रखना, शिक्षा में मापन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? तो कितना अधिक। मूल्यांकन कितना अच्छा, मापन कितना अधिक। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी प्रयोज्यता। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ए परीक्षण, बी परीक्षा, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी मापन। अगला प्रश्न है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? ए शिक्षक का अधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल होगा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? ए शाब्दिक, बी क्रमित, सी अंतराल, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी क्रमित में। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? तो क्रमित मापनी में, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस वस्तु का अंकात्मक रूप है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी मापन एवं मूल्यांकन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मापन एवं मूल्यांकन दोनों।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया? ए वुड्स, बी रेमर्स एवं गेज, सी एडम्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? ए क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, बी आर्थिक संदर्भ में, सी शैक्षिक संदर्भ में, डी संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए अभिप्रेरणा स्तर, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर, डी प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? ए स्मृति पत्र, बी प्रगति आख्या, सी रुचि से संबंधित प्रयोग, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है तो ए परिणाम, बी सीखने वाले की उपस्थिति, सी परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है तो ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना बी, मूल्यांकन। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है तो यह प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना क्योंकि कीमत लग रही है। अगला प्रश्न है, मापन होता है? ये मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन से पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी इनमें से कोई नहीं। तो मापन होता है, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, मूल्यांकन से पहले। पहले मापन होता है फिर मूल्यांकन। ठीक है, मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन ध्यान रखना मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन जो है मूल्यांकन के पहले होता है। मापन के द्वारा निर्णयात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के की किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? ए नापित मापनी का, बी क्रमित मापनी का, सी अंतराल मापनी का, डी अनुपात मापनी का। सही जवाब हो जाएगा सी अंतराल मापनी का। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के किस मापनी प्रणाली से है? तो अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? तो ए इरविन, बी थॉर्नडाइक, सी गाल्टन, डी फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना ए इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है? आकलन एक प्रक्रिया है। ए लोगों से सूचना संकलित करने की, बी लोगों तक तो सूचना पहुंचाने की, सी लोगों के बारे में सूचना फैलाने की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना ए लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है? ए परंपरागत मानकीकृत उपकरणों द्वारा, बी अमानकीकृत उपकरणों द्वारा, सी परीक्षण की व्यावहारिकता द्वारा, डी परीक्षार्थी की मनस्थिति द्वारा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी परीक्षार्थी की मन स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है? ए छात्रों के संवेगात्मक आयाम से, बी छात्रों के बौद्धिक आयाम से, सी छात्रों के शारीरिक आयाम से, डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा 55 का, डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं? ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षा मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं? ए शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है ए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, बी सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, सी पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, डी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है ए 4 समूह के अंतर्गत, बी 2 समूह के अंतर्गत, सी 3 समूह के अंतर्गत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 4 समूह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, हुआ एवं फ्रेड। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत टफ है, लेकिन आप जुड़े हैं तो आप 80 में 78, 76, 74, 72 अंक तो बच्चे प्राप्त किए हैं। और जो आपसे जुड़े हैं शुरू से, आप पढ़ना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से आपके 85+ बन ही जाएगा। और अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90+, 93, 94, 95% तक बच्चे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, इस पेपर को रटते रहें, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे, सब प्रश्न याद हो जाएगा। अब देखेंगे बुक में कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, और प्रश्न जो है ज़्यादातर आए हुए प्रश्नों को ही उठाता है, इसलिए मैं सारा प्रश्न एग्जाम में आए हुए आपको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, उसमें सारे प्रश्न लगभग आ जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के जो बच्चे हैं बीएड 2nd सेमेस्टर के, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। सारे बीएड 2nd सेमेस्टर प्रैक्टिस पढ़े हुए हैं 2024 वाले, उनको सॉल्व करते रहें। ठीक है, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकलन उपकरणों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, सी या पृष्ठपोषण के लिए उपयोगी किया जाता है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा सी कठिनाई। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीयता, सी व्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए प्रशासन, बी अंकन, सी परीक्षण की लंबाई, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, ए बी दोनों। ठीक है, आकलन का क्षेत्र क्या है? शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है? ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। तो वर्ष के अंत का आकलन अर्थात जो वार्षिक एग्जाम होता है या फिर जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन फॉर्मेटिव आकलन है, जैसे आप लोग पढ़ाई हो रही है, टेस्ट हो रहा है, तो ये क्या है? फॉर्मेटिव। लेकिन जो वर्ष के अंत में किया जाता है ये योगात्मक है। दोनों अंतर याद रखना, दोनों। ये अलग नेट में भी पूछा गया, नेट 11 में भी कभी कभी एजुकेशन इस तरह से प्रश्न पूछा जाए। तो लोग जैसे आप लोग एमएड कर लो, तो एमएड के बाद जो नेट दोगे, जीआरएफ दोगे, तो उसमें भी इस तरह से प्रश्न कभी पूछ लेता है, एक आध प्रश्न, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टफ रहते हैं, मतलब लेवल उसका ऊंचा रहता है। तो अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है? ए औपचारिक आकलन, बी उभयनिष्ठ आकलन, सी पोर्टफोलियो आकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए औपचारिक आकलन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ए व्यवस्थित सूचना संग्रहण से छात्रों को समझने की विशेषता, बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना, सी विभिन्न संग्रह सूचनाओं से छात्रों के बारे में संबंध स्थापित करना, डी अधिगम कठिनाइयों के बारे में आकलन निकालना। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ए क्रमित, बी अनुपात, सी नामित, डी सम अंतराल स्तर। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी नामित स्तर। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नामित। और अनुपात स्तर सबसे उच्च है, दोनों ध्यान रखना, दोनों पेपर में आए हुए हैं। मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, किस मापन के प्रकार में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर, बी क्रमित स्तर, सी अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा डी
अनुपात स्तर, इसमें सत्य बिंदु विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है, तो ए वर्ष, बी महीना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वर्ष और महीना दोनों। अगला प्रश्न है मापन है, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, ए बी दोनों। मापन क्या है? गुणात्मक है और मात्रात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए मूल्यांकन, मतलब सबसे मूल्यांकन उससे छोटा आकलन उससे छोटा मापन। बी मापन उससे बड़ा मूल्यांकन और आकलन से भी बड़ा मूल्यांकन। सी मापन आकलन उससे छोटा मूल्यांकन उससे छोटा मापन उससे छोटा मूल्यांकन। डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मूल्यांकन सबसे विस्तृत है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखना, मापन जो है आकलन के पहले आता है, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, ठीक है। मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों से विस्तृत है, दोनों से बेहद है, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। व्यापकता के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो परीक्षण उससे व्यापक जो है आकलन, उससे व्यापक मापन, उससे व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे व्यापक है, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन सबसे व्यापक, उससे कम मापन, उससे कम आकलन, उससे कम परीक्षण, ठीक है। क्रम में देखेंगे तो पहले परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो ए संकुचित, बी व्यापक, सी सीमित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना आप लोग, बी व्यापक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? ये छात्रों की एकता का निर्माण, भी छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्रों को निर्देश उपलब्ध कराना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, छात्रों की एकता का निर्माण। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने कहा? ए कोठारी आयोग, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी एनसीईआरटी, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है संरचनात्मक मूल्यांकन है, तो ए सप्ताह में मूल्यांकन, बी वर्ष के अंत में मूल्यांकन, सी छात्रों के शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति की जांच, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता? ये मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी होते हैं, भी मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, सी प्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? ए मापन में मूल्यांकन, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना बी मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है भविष्यवाणी, सार्थक भविष्यवाणी संभव कर सकता है, ठीक है। मापन भविष्यवाणी कर सकता है लेकिन सार्थक नहीं, लेकिन मूल्यांकन क्या है? सार्थक भविष्यवाणी संभव कर सकता है, 20 का सही जवाब है, ठीक है। तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। आप बुक में जाकर देखेंगे, पुराने वाले 36 में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट में है। व्यक्ति या बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। तो भावी विकास की, ठीक है, भावी विकास के लिए सार्थक भविष्यवाणी मूल्यांकन के आधार पर। अगला प्रश्न है मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? ए एस एस स्टीवेंस, बी रॉबर्ट ग्लेसर, सी थॉर्नडाइक, डी वुडवर्थ। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना ए एस एस स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? ए शाब्दिक, बी क्रमित, सी अंतराल, डी अनुपात। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है तापमान का मापन उदाहरण है, एक क्रमित, बी नापित, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी अंतराल। अगला प्रश्न है घड़ी का समय उदाहरण है, एक क्रमित मापनी, बी नामित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? तो ए अंतराल, बी क्रमित, सी नामित, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना बी क्रमित मापनी में। आप लोग ध्यान रखना लगभग 118 प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आपके 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा, 30 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। क्लियर है?
प्रश्न है, अनुपातिक मापने की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप का प्रयोग होता है? ए बहुलांक, बी मध्यांक, सी औसतांक, डी ज्यामितीय औसतांक। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना डी ज्यामितीय औसतांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? एक केवल जोड़ की संक्रिया, बी केवल घटाव की संक्रिया, सी गुणा व भाग दोनों, डी जोड़ व घटाव दोनों। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी जोड़ व घटाव दोनों। अगला प्रश्न है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? एक क्रमिक, बी नामित, सी अनुपातिक, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी अनुपातिक। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापने के उदाहरण हैं? एक क्रमिक, बी शाब्दिक, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी अनुपात। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं सारे वीडियो क्रम से। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या कथन विचार है? किसका? सही जवाब हो जाएगा ए स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन ए परस्पर संबंधित हैं, बी परस्पर संबंधित नहीं है, सी आकलन एवं मापन संबंधित है, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो आकलन, मापन, मूल्यांकन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समयावधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी उपलब्धि। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना बी मापन, ठीक है। तो मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, क्या है? मापन है। लेकिन मोहन ने गणित विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। दोनों आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, या प्रक्रिया है? ये परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी उपलब्धि। सही जवाब हो जाएगा 93 का सी मूल्यांकन। आप लोग प्लीज चाहे क्लास के बाद ही, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, 2nd सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें भी करिए। 2nd सेमेस्टर का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, निवेदन है प्लीज। और आपको पता है आपके 100 प्रश्न आएंगे, अब एग्जाम में 75 प्रश्न आपको हल करना होगा, ठीक है। 2 घंटा समय रहेगा। प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। ये सीखने का आकलन, भी सीखने के लिए आकलन, सी आकलन का सीखना, डी आकलन के लिए सीखना। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के डॉट डॉट समान है। ये सीखने के रूप में बी आकलन और सीखना, सी सीखने का आकलन, डी सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डॉट डॉट के समान है, मतलब वो खाना को, एक चावल को चबाकर चेक करता है खाना पका है नहीं, तो क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी सीखने के लिए आकलन, ठीक है। और क्षेत्र भ्रमण पर गए हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो सीखने का आकलन। दोनों में डिफरेंस रखना है आप लोग। अगला प्रश्न है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए फ्रेंडली। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? ये ज्ञान के, बी मूल्यांकन के, सी मापन के, डी उपलब्धि के। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है? ए अनुपात, बी अनुक्रम, सी अनुगम, डी आक्रम। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना ए अनुपात। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय? ए विद्यार्थी की आवश्यकताएं, बी विद्यार्थी की त्रुटियां, सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, डी विद्यार्थियों की क्षमताएं। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं?
ए फॉर्मेटिव आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न करीब 118 प्रश्न है। हर एग्जाम में आपके 100 प्रश्न रहेगा, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ये मापन, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी CCE। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए मानक नहीं है। अगला प्रश्न है विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है, तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 102 का ध्यान रखना, बी फॉर्मेटिव आकलन जो है सत्र भर चलता है, ठीक है। और योगात्मक आकलन वार्षिक मतलब वर्ष के अंत में, जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, ये क्या है? योगात्मक आकलन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं। विद्यालय में वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन या फिर 6 महीने बाद किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक आकलन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इस शैक्षिक उद्देश्य बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम अनुभव। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता का अर्थ है ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग समान उत्तर आना, बी जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है उसका आकलन करना, सी ए भी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना। अगला प्रश्न है जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उसका आकलन करना वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न है आकलन का क्षेत्र है ये शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने में, भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारित करने में, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 106 का ध्यान रखना ए परस्पर संबंधित है, हम लोग देख चुके हैं इसको। अगला प्रश्न है आकलन की विशेषताएं हैं ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 107 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता। अगला प्रश्न है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिनके उच्चतर शिक्षा में प्रोन्नत करना, बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं, सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों की समूह बनाना। 108 का सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा 109 का ध्यान रखना ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 110 का ध्यान रखना सी। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है आकलन। सही जवाब हो जाएगा 111 का डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता भालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए रॉस का। अगला प्रश्न है मापन व मूल्यांकन में समानता है। मापन व मूल्यांकन में समानता है तो ए दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, बी बालक का सर्वांगीण विकास करना, सी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जिस मापन में परम शून्य बिंदु की स्थिति विद्यमान रहती उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी भौतिक मापन। अगला प्रश्न है अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना डी ये सभी वर्ष, महीना, सप्ताह सभी अंतराल मापनी के उदाहरण। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं। ये 2 स्तरों में बी, 3 स्तरों में सी, 4 स्तरों में डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी 4 स्तरों में। अगला प्रश्न है ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नामित है और उच्च स्तर अनुपात है।
अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। ए विषय, बी प्रतीक, सी नियम व मान्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 118 का डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग क्लियर हैं। आपका जो भी एग्जाम होगा ध्यान रखना 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 75 प्रश्न 100 में से कोई भी आपको हल करना होगा, ठीक है। 75 प्रश्न कोई भी हल करना, और इसमें से 30 प्रश्न आपके पास होने के लिए कम से कम सही होना चाहिए 75 में से, ठीक है। तो क्लियर है। तो आप लोग ध्यान रखना, BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग थोड़ा सा कठिन पेपर माना जाता है अब तक एग्जाम का सबसे टफ। तो आप लोग अभी से जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अंक आते हैं बच्चों को, 78, 76, 74, 72 अंक तक प्राप्त किए हुए हैं, बहुत अच्छे अंक आते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, अभी से इसको सॉल्व करते रहिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। आप बुक पढ़ना तो पढ़िए, लेकिन जब तक सारे आए हुए प्रश्न नहीं आप सॉल्व करेंगे, आपका एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आएगा। बुक पढ़ना एक अलग चीज़ है, प्रश्नों को हल करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, जम के आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और जो हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना आप लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक आप प्लेलिस्ट 401 लिखा गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, तो यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना, ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में। सेकंड सेमेस्टर का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।